वाया जर्नल के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं डांगभल सर का। पिछले एपिसोड में कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए एक बार फिर डांगभल सर ने अपना कीमती समय हमें दिया है। तो डांगभल सर, एक बार फिर से आपका स्वागत। जय हिंद। और थैंक यू सो मच अरविंद। इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत सर, बहुत पिछली बार कुछ बातें रह गई थी समय की पूर्ति की वजह से, तो आज उन्हीं बातों को मैं आपसे दोबारा थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा और कुछ नई बातें भी आज आपसे करेंगे। जी। सर, सेना मेडल, मतलब मेडलों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, सेना मेडल, शौर्य, कीर्ति चक्र, लेकिन इनमें सेना मेडल किस भूमिका में होता है? आखिर सेना मेडल कब दिया जाता है? और आपको जो सेना मेडल मिला उसकी जी जो कहानी है, मतलब वो दर्शक जानना चाहते हैं कि डांगवा सर ने ऐसा क्या किया था जो सेना मेडल मिला। जी जी। अब जैसे आपने बताया, गैलेंट्री अवार्ड्स बहुत जी सारे हैं। बहुत लड़ाई के दौरान मिलते हैं और पीस टाइम में भी मिलते हैं। तो सीआई ऑप्स में, जेएंडके, नॉर्थ ईस्ट में जितने हमें मेडल्स मिलते हैं एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट, एंटी जी टेररिस्ट के अगेंस्ट, ये सब आते हैं पीस टाइम के अवार्ड। जैसे अपने अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये तीनों आपके। और उसके बाद सेना मेडल आता है। तो मेडल्स का यही है कि कैसा ऑपरेशन हुआ है, कैसी डिफिकल्टी थी, कौन से मिलिटेंट्स मरे हैं। अ, जैसे अभी आपने हाल ही देखा होगा, ऑप महादेव हुआ। ऑपरेशन महादेव। जी, ऑपरेशन महादेव हुआ, जी जिसमें पहलगाम वाले टेररिस्ट एलिमिनेट हुए। तो उसके लिए जो लोग इन्वॉल्व थे उस ऑपरेशन में, उनको कीर्ति चक्र वगैरह से नवाजा गया। सो वो डिपेंड करता है। अ, और हमारा सेना मेडल तो है 2002 का। 1 नवंबर 2002 को ऑपरेशन हुआ था और फिर सब्सिक्वेंटली 2003 में मिला था। अ, उस टाइम हम जेएनके में ही थे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, उधर एक तहसील पड़ती है, सब डिवीज़न है, कोकरनाग। तो उस इलाके में हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। सो खबर तो थी उस टाइम। तो मिलिटेंसी काफ़ी हाई लेवल में थी जी और काफ़ी मिलिटेंसी थी। सो खबर थी कि मिलिटेंट्स का मूवमेंट होता है, जंगलों में हैं, उनके हाइडआउट्स हैं, गांव आते हैं, राशन वूशन लेने आते हैं, रहने आते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो ये जनरली खबर आई गई थी। तो उसी के इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते, बट स्पेसिफिक नहीं था कुछ हमारे पास। जी सो हमारे जो टीम कमांडर थे उन्होंने प्लान ऑफ किया, बोला भाई अब इन जगहों से आते हैं, इधर इधर जाएंगे, इधर हम लोग घात लगाएंगे और इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच। सो सो मैं अपनी टोली लेके निकल गया। ट्रूप्स होते हैं हमारे, तो हम अराउंड 16 लोग थे और हम लोग निकल गए। रात को निकले, जाके जगह में पहुँचे। हमने अपने एम्बुशेस लगाए। अर्ली मॉर्निंग वेट करते रहे। शाम हो गई तो वहाँ कोई मूवमेंट हुआ नहीं जहाँ जहाँ हम बैठे। सो शाम के करीब जब सूरज ढलने के बाद फिर हमें सेट में फिर पास हुआ कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ नहीं, पर एक दूसरा गांव था वहाँ पास, शोकशाली करके थे, वो ट्विन गांव थे। कि वहाँ पर खबर है कि वहाँ पर मूवमेंट हुआ है, वहाँ ये लोग आए हुए हैं, तो निकलेंगे। और होपफुल मतलब अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ये लोग। तो ठीक है, फिर हम पूरा अंधेरा हुआ, हमने वेट किया, फिर रात को हम निकले। पहले हम बिकॉज उस इलाके में थे, हमने बहुत रेकी करी थी, दिन दहाड़े घूमे हुए थे, तो हमें सारी जगह बता दी। क्योंकि रात को आपको पता है पिच डार्क नाइट्स में जी आसान नहीं होता। एनीवेज, तो हमें थे कौन कौन सी जगह हैं जो उस गांव से निकलते हैं, कहाँ जा सकता है एक बंदा। तो अब ज़्यादा ट्रूप्स तो थे नहीं हमारे पास, पर जितने थे हमने अपने जितनी समझ से और अपने एक्सपीरियंस से हमने दो जगह अपनी टोलियाँ बिठा दी, छोटी छोटी। जी तो मतलब पाँच छः बंदों के उसमें ऑपरेट करते हैं। तो दो जगह कवर कर लिया और मैं एक पार्टी को लेके ऊपर, एक हिलॉक था, एक वहाँ का मतलब बड़ा डोमिनेटिंग फीचर था, जी जिससे वो गांव भी दिखता था और उसके आगे पीछे मतलब उजाल, दिन दहाड़े आपको बहुत जगह का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। जी तो मैं 5 लोग लेके हम लोग उधर ऊपर चले गए। उजाला हुआ, तो वो लोग पोजीशन में थे, हम भी अपने पोजीशन में थे। कोई हरकत वरकत नहीं, पर हम वेट करते रहे।
क्योंकि अभी तक ये था कि हमारी कोई, मैंने किसी को पता नहीं चला था कि हम हैं। हमें दूसरा जी दिन हो गया है और हम लोग इस इलाके में हैं, तो किसी को हुआ नहीं था खबर। सो क्यों खबर कैसे होता है, पता ऐसे चल जाता है कि गाँव से ही कोई बता देता है, और कि भाई हाँ फौज है, तो वहाँ पे जो हमारे अ, खबरी हैं या जो एजेंट है उनको पता चलता है कि यार इनको पता चल गया, तो जनरली ये मैकेनिज्म है। जी जी जी। तो था कि अभी सरप्राइज मेंटेन्ड है, और हम लोग बैठे हुए, अब हम विंटेज पॉइंट में थे। हुआ सुबह दिन अराउंड 2-3 बजे के करीब हम लोग ने एक थोड़ा सस्पिशियस सा मूवमेंट देखा नीचे, एकदम फुट हिल में। जी वहाँ अंदर से एक नाला सा बनता था, तो वहाँ देखा एक बंदा आया। तो इनिशियली हमने सोचा हो सकता है लकड़ी काटने आए आते हैं गाँव वाले, जी पर लकड़ी भी नहीं कट रही थी। मतलब अराउंड हाफ एन आवर 1 घंटे का ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर, तो वो भी नहीं हो रहा है। फिर हमने सोचा भेड़ वेड़ रही होंगी उसकी, वो भी वैसा वाला भी कुछ नहीं है। जी तो हम फिर और थोड़े क्लोज हुए, थोड़े नीचे गए। सो दो बंदे हमने हाँ, तीन हमने ऊपर ही रखे बंदे, और हम दो, मैं और मेरा बडी, हम और नीचे गए कि और क्लोजर थोड़ा देखते हैं कि कैसा है क्या है। और फिर हम गए, तो फिर वो बंदा, हमने देखा एक और बंदा आया गांव की तरफ से, और उसने इसको कुछ पकड़ाया। तो उस टाइम भी लग रहा है कि शायद ये इनके लिए खाना है, ही तो नहीं लाया, यही चल रहा है दिमाग में। फिर वो बंदा अंदर ले गया, अंदर चले गया। वो अंदर हमें नहीं दिख रहा है, वो हल्का सा एक री एंट्रेंट टाइप बन रहा है वो। जी जी जी। वहां पर चला गया अब, और वहां दिख नहीं रहा। बाकी दो पार्टी तो भाई वैसे नीचे, उन्हें तो वैसे ही नहीं दिख रहा है। फिर फिर थोड़ी देर बाद बंदा बाहर आया। फिर वो बंदा क्या है, अब करीबन 4-4 हजार बन रहे हैं, और वो ना थोड़ा देख रहा है। अब इस टाइम हमें शक थोड़ा हमारा कन्वर्ट होने लगा कि हाँ ये तो कुछ है इसमें, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि वो बंदा ऊपर आके देख रहा है चारों तरफ, ऊपर हमारी तरफ पहाड़ की तरफ भी देख रहा है। पूरा हो गया, फिर अंदर चला गया। हमने बोला कुछ तो गड़बड़ है। प्रॉब्ली क्या था, उन्होंने खाना खा लिया था, वो निकालने के चक्कर में होगा कि अब निकलेंगे यहाँ से। अ, उस टाइम विंटर्स की बात थी, तो 5 बजे करीब अंधेरा भी हो जाता जी जी जी। था। 1 नवंबर की बात है। तो इसमें मैंने अपनी दोनों पार्टियां जो थी, मैंने उनको क्लोजिंग कराया जो नीचे थी, और जहाँ जहाँ से हम लगा कि यहाँ से अब वहाँ से निकल सकते हैं वो, तो उनको गाइड किया कि आप इधर आओ इधर आओ। वो लग गई, उनको भी इलाका जग पड़ता था, वो पोजिशन में लग गए और क्लोज हो गए। अब क्लोज होने में क्या हुआ, नाला हमने दो तरह से घेर लिया। एक पार्टी जी हमारी नीचे लगी नाले के, और एक हमारी उसके ऊपर लग गई। और इधर की तरफ हमें, एक तरफ खाली है। अगर वो नाले के सीधे ऊपर चढ़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा, वो चढ़ना नहीं था, बिकॉज वो बहुत ही स्टीप था, वहाँ नहीं चढ़ सकता था। जी और फिर चलेगा तो फिर कहीं ना कहीं हमें दिखेगा, और हम उसे शूट कर सकते थे। तो वो क्लोज हो गए। हम, मैंने भी फिर अपने 3 बंदे हमने भी नीचे बुलाए, और हम भी क्लोज इन हो गए। तो हमने तकरीबन एक छोटा सा यू टाइप बना दिया। जी। यू में हमने घेर लिया कि इधर से कहीं जाएंगे तो कहीं जाएंगे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर हमें क्लियर दिखेंगे, कि उधर वेजिटेशन ज़्यादा नहीं। फिर हम नीचे गए। अब क्या हुआ कि जब हमारी थोड़ी हरकत हुई, और हम जब नीचे आए, तो ये बंदा जब बाहर आया, इसने हमें देख लिया और ये भाग के अंदर भागा। तब तो यकीन हो गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदर बंदे बैठे हुए हैं, और ये बंदा या तो ये भी मिलिटेंट है कुछ। फिर हमने हवा में फायर किया, और सो दैट कुछ हरकत हो। ये बंदा थोड़ी देर बाद बाहर आया। तो जब बाहर निकला है, तो हमारी पार्टी ने फिर इसको पकड़ लिया नीचे, और इससे पूछा भी बताओ कौन है, अंदर क्या है। पहले तो उसने बताया नहीं, पर तो फिर और प्रेशर किया, बताओ बताओ। तो फिर उसने बोल दिया कि अंदर 4 लोग। बोला उनके पास हथियार हैं, मिलिटेंट्स हैं, क्या है, कौन है। क्या, नहीं नहीं हथियार। फिर थोड़ा सा और प्रेशर डाला उसने, तो उसने बोला हाँ जो हथियार के साथ। और अब तो यकीन हो गया। इस बंदे को हमने अपने साथ बिठाया, और फिर हमने, जो मेरी नीचे वाली पार्टी थी, जो उससे नीचे, बोला फायर कर। तो मैंने जनरल एरिया में फायर कर, दिख नहीं रहा है अभी। जी जी जी। नहीं, इससे पहले हमने उसको अंदर भेजा बंदे को, कि आप इनसे बोलो भाई सरेंडर करना है, आ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो बंदा वापस आया, बोला नहीं, फिर वो तो मना कर रहे हैं। ओके, तो हमने बोला चलो ठीक है, आप फिर से जाके बोलो इनको। फिर गया वो, फिर थोड़ा गया। अब इस दौरान ये सब हो गया, ये वापस आ गया। तब एक बंदा हमने देखा
कि वो क्रॉल करता हुआ बाहर आ रहा है हमारी तरफ। हाँ तो वही सेम हमारी ड्रिल होती थी, हमें चैलेंज किया, भाई रुक जाओ, आप कौन हो, आप सरेंडर कर दो, मतलब हमारे पास आ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे आपका। तो उसने फायर कर दिया हमारे पास, जैसे फायर किया तो हमने फायर खोल दिया, तो वहीं चले गया। फिर दूसरा भी आया हमारी तरफ, दो तो फिर ऐसे ही गए। फिर एक वो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की तरफ गया, फिर उन्होंने फायर किया। और फिर हमने वो फिर चारों वो जब क्रॉल करते हुए नीचे आ गए, दिख रहे थे वो नीचे चारों, निकलने की जी कोशिश कर जी। रहे थे। और फिर उनके ऊपर तो सर फायर कुल किया। कितने मतलब आतंकवादी रहे? चार थे वो। तो उस टाइम का ये एक्चुअली बड़ा अच्छा ऑपरेशन था कि बहुत एक साथ चार बड़ी मिले बात। थे। हमारी पलटन को उस आगे पीछे उस टाइम चार एक साथ एक ऑपरेशन में नहीं मिले, और चारों एक साथ मिले। बढ़िया ऑपरेशन था, क्लीन ऑपरेशन था। 5 साढ़े 5 बजे तक ख़त्म भी हो गया। और फिर तब तक हमने बता दिया था, तो बैकअप आ रहा था। जी तो उन्होंने मतलब बॉडी ले आने में मदद हो गई थोड़ी, वरना फिर बहुत 4 बॉडीज 15-16 लोग ले आने में बड़ी कष्ट, मतलब आसान नहीं होता जी जी जी। है। एंड फिर हो गया। तो इसी ऑपरेशन के लिए मुझे और मेरा बडी था, लगता है उससे भी फौज छोड़ दी है, लहरा सोना, अरुणाचल का है। उसको भी सना मिल मिला, मुझे भी सना मिल मिला। तो ये था ऑपरेशन। तो मैरविक बैच, जैसे अपना पैरा टू का बलिदान, तो सर मैरविक बैच के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैरविक बैच आखिर क्या होता है? अब बलिदान जैसे आपने देखा, स्पेशल फोर्सेज में जितनी जी हमारी हम पहनते हैं, एक बार जब हम फिट हो जाते हैं और हम जी ऑपरेशंस कर चुके होते हैं, और उसके बाद हमको मिल जाता है। एक और स्पेशल यूनिट है इंडियन आर्मी की, जी या इंडिया की आप बोलें, और जिसमें जो स्पेशल ऑप्स करती है, एंटी टेररिज्म, एंटी टेरर, सारी किस्म के ऑप्स करती है। जी जी तो वो लोग जो वहाँ पर फिट होता है और जो वहाँ पर सर्व करते हैं, उसको एक मैवरिक बैच मिलता है, जो आपने इंटरनेट में भी देखा होगा। जी जी जी, और आप मेरी ड्रेस में भी आपने आप देखा भी होगा, मैं मैरविक। मैवरिक बैच पहनता हूँ। तो जब आप उधर सर्व करते हैं, तो वहाँ पर वो मैवरिक बैच मिलता है आपको, जिस तो दौरान। सर उसके लिए मतलब जैसे पैरा के लिए वॉलंटियर होते हैं अलग अलग यूनिट से, तो उसके लिए हाँ, मतलब, उसके लिए भी आप वॉलंटियर आते हैं, वहाँ पर आपका कुछ या ट्रेनिंग पैरा फॉलो वाले कर, ही उसमें वॉलंटियर करते हैं कुछ पैरा वाले भी करते हैं और और बाकी भी डायरेक्ट भी करते आते हैं। जी जी जी। तो उसके में एक प्रोविजन टाइप होता है, आप फिट होते हैं फिर आप उसमें आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक काम तो उनका भी स्पेशल फोर्सेस जैसा ही है। हैं? और सर ये SG10 और आप एच जी टेन्योर ही होता है जब आपका, जब आप एक मैवरिक होते हैं, आप वहीं पर सर्व करते हैं, उसी अच्छा यूनिट अच्छा में। अच्छा, जी वो उसी को SG10 कहा जी जाता जी। है। बात करें जब आपने एक अपना लेह में पूरा किया, उसके बाद फिर आपकी एक पोस्टिंग आई थी कर्नाटका, जहाँ पे आपने 2019 में जो पहली महिलाओं की भर्ती हुई थी, जी उसके जी। बारे में बताएं सर। वो बड़ा। अ, जब मेरा कमांड खत्म हो रहा था, तो जब मेरी पोस्टिंग आई ARO बेलगांव, जी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बेलगांव, एज डायरेक्टर। पहले तो मैं थोड़ा अप्रिहेंसिव था, बिकॉज नेचुरली ये रिक्रूटमेंट वगैरह हमने कभी कराया नहीं, कभी इसका एक्सपोजर भी नहीं मिला, जी हम लोग ऑप्स वगैरह में ही थे यूनिट के साथ ही। तो थोड़ा था कि कैसे होगा, क्या होगा। और तो जब मैं वहाँ गया, तो बड़े मज़े आए। इनफैक्ट बहुत भर्ती करी मैंने। आई थिंक मेरा ARO पैन इंडिया, अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा जी हमने भर्ती कराई। मैंने 2 साल में 2500 भर्ती कराई। मतलब भर्ती कराने में कहता हूँ कि उनका जब हम साइन करके रदारी भेजते हैं और वो अपने सेंटर जाते हैं जी लड़के ट्रेनिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम में। मतलब आप किसी को अ, वो कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं किसी नौकरी में। और सो एंड सारे लड़के रूरल एरिया के हैं, गरीब हैं, पर जोश है। मतलब बहुत, मतलब कि फौज ज्वाइन करनी है, फौज ज्वाइन करनी है। नॉट ओनली एज अ कि एज अ नौकरी, चलिए नौकरी तो एक एड ऑन है नेचुरली, अब आप जी। जाएंगे तो नौकरी तो है ही, आपको पैसे तनख्वाह मिल रहे हैं, बट जुनून भी है उनको कि हाँ देश के लिए हम करेंगे कुछ। तो ये जो आते आजकल अर्बन एरियाज में तो खत्म सा हो रहा है, बट रूरल एरियाज हैं, हमारे छोटे शहर हैं, उसमें बहुत बहुत है, बहुत अच्छा लगता था। सो उसी टेन्योर के दौरान फिर 2019 में आया कि 100 गर्ल्स
CMP जी में जी आएंगे एज सोल्जर्स। देखिए ऑफिसर्स तो अलग अलग उसमें महकमों में हैं ही, जी। लेडी ऑफिसर्स, पर एज अ सोल्जर, एज अ जवान, अ, ये पहला महिला जवान। पहला महिला जवान, जी पहला टाइम था जब ये इसका रिक्रूटमेंट होना था। और पूरे पैन इंडिया 100 लड़कियां थी। जी एंड इंडिया में 5 जगहों में इसका रिक्रूटमेंट हुआ उस टाइम। जी। तो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे, वो बेलगांव में हुआ वो आपके हमारे यहाँ अंडर में था। जी। बाकी ऐसे 4 जगह हुआ, एक नॉर्थ ईस्ट में हुआ, एक लखनऊ अम्बाला ऐसे करके, जी एक आई थिंक वेस्ट का कहीं नागपुर में हुआ था, कहीं पर तो मैं जबलपुर में ही थी। सो हमने किया साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया। जी जी जी। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड अंडमान और लक्षद्वीप, 2 यूनिट टेरिटरी। सो इसकी सब गर्ल्स हमारे पास आई। अब इसमें बढ़िया बात क्या हुई कि जब इसका शुरू हुआ तो लड़कियों में बहुत क्रेज था, जी सर। एवरीबॉडी वांटेड टू जब ज्वाइन सब इंडिया। शुरुआत हुई होगी तो करीब कितनी लड़कियां आई होंगी वहाँ तो? हाँ जी, वही जो इनिशियली हमें बताया गया, जो हमें था कि अराउंड 5-6 लाख गर्ल्स हैड एनरोल्ड, दिस इज व्हाट वी व्हाट हमें बताया गया था, इतने लोगों ने रजिस्टर कर दिया। 5-6 लाख? जी जी जी। और भर्ती सिर्फ 100 होनी थी? केवल 32 होनी थी। अरे बाप रे। अ, हो सकता है फिगर्स थोड़े वो, बट नहीं लाखों मतलब लाख में थी लाखों में होगी। रजिस्ट्री। सो अब क्या करा कि एंड कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, जो जो नौकरी वगैरह से डील करता है, जी उसका कुछ एक पॉलिसी है कि कुछ परसेंटेज ही आप लोगों को बुला सकते हैं कुछ सीट्स के लिए। जी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वैकेंसी है सीट की, तो आप 100 ही लोग या 1000 लोगों को ही टेस्ट कर सकते हो। ये नहीं कि एक सीट है और आपने बुला दिया 1 बिलियन लोग, ऐसा नहीं हो सकता। पर सर आजकल तो चपरासी की जॉब के लिए भी इतने लोग आ जाते हैं। बट नहीं, बट उसके लिए एक रेशियो है कि उतने होते हैं। सो अब क्या हुआ कि 100 सीटों के लिए 3 लाख लोग नहीं आ सकते थे, दैट रेशियो जी मीटिंग। जी जी। सो अब कट ऑफ शुरू करा इन्होंने कि कट ऑफ करो। अब अच्छा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10th का, बिकॉज 10th इज द मैंडेटरी, जी जी जो हमारे सोल्जर्स के लिए होती है क्वालिफिकेशन, उसमें कट ऑफ करते 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 दे ब्रॉट डाउन दी स्ट्रेंथ टू 15,000। 15,000? 15,000 में पहुंचे। 3 लाख से 15,000? 3 लाख के करीब से 15,000 में पहुंचे। तो कट ऑफ थी 84% इन 10th। 10th में जिसके 84% थे एंड अबव, केवल वही आई तो 15,000। सो उस 15,000 में क्या हुआ, 3-3.25 हजार हमारे पास है। ऐसे 3-4-3 हजार गई, जी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी कम थी। तकरीबन 15,000 ऐसे है, तो हमारे पास अराउंड 3,000 गर्ल्स थे। अब उन 3,000 से हमारे पास 20 लड़कियों नहीं फिट हुई। पहले रन हुई उनकी, उसके बाद रिटन एग्जाम हुआ, फिर मेडिकल हुआ। सो ऐसे करके कम हुआ। तो अब क्या हुआ, जब पहला दिन हुआ, सो मुझे एसपी का कॉल आया और डीएसपी आए मेरे पास कि सर आप चलिए एक जगह वहाँ पर, जहाँ नेचुरली थोड़ा सा बंद किया हुआ था उसको, थोड़ा सा एरिया को हमने कि वहाँ पर बहुत हजारों में लोग खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा हंगामा टाइप हो रहा है, आप आए हैं। और हमने तो उनको बता दिया है, आप भी आके उनको, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं वो कि उनको क्यों नहीं आया कॉल लेटर, उनको कॉल लेटर क्यों नहीं आया रन के लिए, जो हमारा वो एडमिट कार्ड बेसिकली जी। जो दिया जाता है, इनको क्यों नहीं मिला। चलिए, जब मैं गया वहाँ पर, अरविंद अविश्वास का मतलब अब काउंट तो नहीं, पर एकदम अब बारिश भी हो रही है, एकदम सब जहाँ तक नजर डालूं पूरे पेरेंट्स और लड़कियां खड़ी हुई हैं और हाय 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 कर रही हैं, मतलब ना। तो फिर मुझे माइक दिया गया कि सर उनको बताओ। तो फिर मैंने उनको एड्रेस किया है, बोला मैं ये हूँ और ये इशू हुआ है जिसके कारण आप लोग को एडमिट कार्ड नहीं मिला है। जी बिकॉज आपके 84% नहीं रहे होंगे, आपके 70 रहे होंगे, 60 रहे होंगे। 2-4 से पूछा ही, आप बताएं आप कितने। सर मेरे 77%। मतलब इसलिए आपको, मतलब कट ऑफ 84। बोला क्यों रखी है, हमें पहले क्यों बताया। मतलब भाई ये पॉलिसी है, ये तो इंडियन जी। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इतने लोग नहीं बुलाए जा सकते, इसलिए उसे कम करने के लिए ये। तो वो एक बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था। पूरा इतना मास खड़ा है ना बहुत, और लेडी पुलिस उनको पूरा कंट्रोल कर रही है, मतलब बड़ा तो अलग सर सा ही इतना हुआ। प्रेशर आपने हैंडल कैसे किया कि जिसमें आपकी कोई गलती नहीं? नहीं प्रेशर तो हाँ, प्रेशर उसमें बहुत था, बिकॉज पहली बार हो रहा है, ये ना गलती हो, हर चीज फैसिलिटी क्रिएट करनी है, ये करनी है, आपको भी नहीं पता बिकॉज पहले का कोई जी पीसी के तो है क्योंकि नहीं, आपने प्रीवियस तो नॉलेज तो है नहीं कुछ। मोस्टली एनकाउंटर और ये जी सभी जी। किए हैं। नहीं बाकी भी,
मतलब बाकी भी रिक्रूटमेंट वालों को कोई आइडिया ही नहीं, पहले कभी करा ही जी नहीं। जी। तो ये ना हो जाए, कोई कंप्लेन ना आए, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं कि कंफर्टेबली है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग ने सारी चीजें करी थी, बहुत बारिश हुई हुई है क्योंकि अगस्त एंड में हो रहा था। जी एंड बाकी जहाँ जहाँ होनी थी वहाँ के सबके डायरेक्टर्स भी आ रखे थे देखने के लिए कैसे हो रहा है ऑर्गेनाइज। मतलब हाँ, इनकी गलतियां सब चाहिए, बट गलतियां क्योंकि छोटी मोटी होंगी, बट बहुत ही अच्छे से बहुत बढ़िया वो हमने कंडक्ट करा। हमारे टीम ऑफ ऑफिसर जो थे, बाकी भी जी। हमारे जेडआरओ के थे, हमारे डीडी साहब थे, वो भी बिगर तो बाबर 100 थे। लड़कियां 2019 तो में उनमें पहली बार। फिर 20 लड़कियां वहां से सेलेक्ट हुई, बाकी जगह 20-20 हुई, और 100 करके 2020 में से उनकी, या 2019 दिसंबर से आई थी उनकी, ये इंडिया में जब पहली बार ट्रेनिंग शुरू हुआ हो था गई, वो सर जी, पहली महिला जवान। फर्स्ट गर्ल्स आई। और उसके बाद से अब हर साल 100 गर्ल्स अभी आ रही हैं फौज में। बहुत से माँ बाप और बहुत से बच्चे ये सपना देखते हैं कि हम अपने बच्चे को सेना में अफसर बनाए या सेना में भेजें। तो आपसे कुछ ऐसी बातें, ऐसी टिप्स जानना चाहेंगे उन पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए। ऐसी क्या गलती बच्चे अपने 10th 12th और 11th में सब्जेक्ट को लेकर कर देते हैं जिनसे उनको प्रॉब्लम आती है बाद में? इसके बारे में थोड़ा सा एक बताइए, जो क्या करना चाहिए आप। दे करीबन 2 साल में थोड़ा मुझे अनुभव हुआ है, बिकॉज मैं इसमें डील कर रहा हूँ जी सर। और मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, फ़ोन में बात होती है, तो बच्चे क्लियर नहीं है। पहले तो बहुत बच्चों को यही नहीं पता होता है कि जब, जैसे एनडीए का हम एग्जांपल लें, जी कि जब आप 12th में होते हैं, जब आप 12th में हैं, उसी साल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है रिटन एग्जाम। जैसे अगर मैं इस साल 12th में हूँ 2025 में, जी। तो 2025 के सितंबर के महीने में जो एग्जाम होगा रिटन, वो मैं उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। अगर मेरी उम्र ठीक है, वो जो उम्र जी। है 16.5 से 19.5 के बीच, अगर मैं उस एज में हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ, मैं दूंगा एग्जाम। सो दैट मैं एग्जाम दूंगा, मैं निकलूंगा, एसएसबी में निकलूंगा, मेडिकल होगा, और जब मैं ज्वाइन करता हूँ एनडीए 1 जुलाई में, उस टाइम मैं 12th भी पास हो जाऊंगा। तो जो मैंडेटरी आपका है कि 12th पास होऊंगा, और मैं ज्वाइन कर सकता हूँ 1 जुलाई 2026। सो बहुत लोगों को ही नहीं पता होता। बहुत लोग क्या करते हैं, आफ्टर 12th फिर जागते हैं कि अरे अब हमने एनडी देना है। सो उससे हाँ। अब आप देखिए, आपने 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी मिस कर दिए। जैसे मैं अगर अभी 12th में हूँ, जी। मेरा पहला अटेम्प्ट हो रहा है अभी सितंबर में, सितंबर में। मेरा अगला अटेम्प्ट हो रहा है अप्रैल में, अगले साल। अगले साल। सो बिकॉज मार्च में बोर्ड होते हैं, तो अप्रैल वाला भी जनरल मिस हो जाता है, बिकॉज हम्म, आपका टाइम नहीं होता जी बोर्ड जी में। जी जी। तो ये 2 अटेम्प्ट आपके मिस हो गए, आप फिर सितंबर की तैयारी करते हैं, तो आप एक्चुअली 1 साल वैसे ही पीछे हो गए। हम्म। ठीक है, किसी की एज कम है, कि कुछ है कि हाँ भाई 16.5 नहीं होंगे, या एज नहीं हो रही है, उनके लिए ठीक है, बट बहुत लोग अपने 2 अटेम्प्ट इससे मिस कर देते हैं, इसके लिए गियर्ड अप नहीं होते। भले आजकल थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा डिफिकल्ट, बट थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो मैथ्स थोड़ा सा चेंज हुआ है। जी। जब हमारे टाइम में, जब हमने दिया था 95-96, उस टाइम मैथ्स 10th की थोड़ी बहुत, 11th की थी, बट इतनी 11th 12th हैवी नहीं थी जो अब आती है। सो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको जब आप 12th में हैं, मैंने 11th से ही आपको करना पड़ेगा तैयारी, और आप 11th में ही कुछ 12th का ही पोर्शन कर लें, तो आपको फिर आसानी है अगर आपको निकलना है फर्स्ट से। और सर इसमें सब्जेक्ट का भी कुछ होता है कि 10th में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होने चाहिए, 11th में? जी जी जी। ये बताइए सर जरा सा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स तो नहीं है वैसे, जो नोटिफिकेशन है जो जी। एनडीए के लिए है, उसमें ये है कि आपको अगर आप में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर मैथ्स और फिजिक्स और मैथ्स नहीं है, तो आप नेवी और एयरफोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपके लिए आर्मी के लिए। अच्छा। जी। सो अगर मेरे पास से एग्जांपल, मेरे पास केवल कॉमर्स है, या मेरे पास आर्ट्स है 11th 12th में, मैं स्टिल एनडी दे सकता हूँ, बट मैं एनडी में केवल आर्मी के लिए जाऊँ। आर्मी। आपको अगर एयरफोर्स नहीं बना, तो आपके लिए पीसीएम होनी जरूरी अच्छा। है, ये। बट मुश्किल हो जाता है। अब मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं तो 11th 12th में कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट मैं ये बता सकता हूँ, मैं पूरे अपने बैच में जो हम 325 लोग एनडीए गए थे, उसमें मैं अकेला कॉमर्स स्टूडेंट था। और एक मेरा और कोर्समेट है, वो बिशप कॉटन स्कूल का, हम शिमला, वो आर्ट्स का था। बस हम दो थे, एक आर्ट्स और एक कॉमर्स, बाकी 323 बच्चे पीसीएम पीसीएमबी। तो मुश्किल तो हो जाता है।
उसके लिए आपकी, क्योंकि मैथ्स आपका वीक है, मैथ्स आप में है नहीं है, तो आपका जीएस मतलब जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जी करंट जी जी। अफेयर्स, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और साइंस भी, क्योंकि साइंस तकरीबन 10th 11th लेवल की आती है। साइंस तो भी कर सकता है बंदा भी अगर उसने 10th तक अच्छी करी है, बेसिक थोड़ी कॉमन सेंस वाली, ऐसी बहुत 11th 12th वाली साइंस नहीं आती, तो कर सकता है। बट अगर उसमें पीसीएम है जी। तो थोड़ा एडेड हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज आप फिर साइंस में भी आप करंट हैं, आप पढ़ रहे हैं 11th 12th में, और मैथ्स भी आप कर रहे हैं, तो लोड कम है। अदरवाइज तो आपको मैथ्स बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं। और सर अक्सर बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं, उन्हें पूरा प्रोसीजर आर्मी में आने का पता नहीं होता कि कब एनडीए का करना है। इसके बारे में पूरा बताइए, एज क्या होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, और कब से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए कि भाई अब तैयारी करनी है। एनडीए कवर करते हैं पहले। जैसे एनडीए के बारे में बताता हूँ, एनडीए की तो एज 16.5 से 19.5 है। जी। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, कहते हैं कि हम 16.5 के हुए नहीं, अभी देंगे नहीं हम एग्जाम। एग्जाम देने से मतलब नहीं है। जब आप 16.5 और 19.5 जो एज है, ये आपकी तब होनी चाहिए जब आप ज्वाइन कर रहे हैं अकेडमी। अब हाँ। एनडीए और सीडीएस दोनों ही, जी इनके जी जी। डेट्स हम जो लेते हैं, ये लेते हैं 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। सो अगर जब आप अपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे इस साल आप सितंबर में अपेयर कर रहे हैं, जी तो आप ज्वाइन कब करेंगे? 1 जुलाई 2026 में। जी जी। तो 1 जुलाई 2026 को आपको 16.5 से ज़्यादा और 19.5 से कम कम। आपकी एज होनी चाहिए। सो जी बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे सर अभी तो मैं तो 16 साल का हूँ, मैं दे ही नहीं सकता एग्ज़ाम। अरे आप 16 साल के अभी हैं, जब आप अगर अभी आप 16 साल के हैं, तो आप 1 जुलाई 26 को तो आप 17 के हो गए होंगे। जी। तो आपको सितंबर का अटेम्प्ट देना है हम्म। या अप्रैल का देना है। तो ये वाली 1 जुलाई और 1 जनवरी से, जो आप अप्रैल में एग्ज़ाम देते हैं उसको आप 1 जनवरी से वो करेंगे, और जो आप सितंबर में एग्ज़ाम देते हैं उसको 1 जुलाई से। उससे आप एज, तो ये एक लोगों को, लोग मिस कर जाते हैं, पता नहीं होता। मेरे पास तो ऐसी एक फैमिली, बच्चे कैलकाटा से आ गए थे, 2 बच्चे। उन- बात करी उन्होंने और आ गए। हमने बोला अब इतना तो उन्होंने भी खुद अपना एज वगैरह का देख लिया होगा, जी और फिर आ गया, उनकी एज ही नहीं थी। सो ये गलतियाँ करते हैं। दूसरा, तैयारी के लिए मैं ये बोलूँगा कि अपना बेस अच्छा रखें। जैसे मैथ्स का आपका, जैसे आप 9 10 की भी आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। भले 9 10 का कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, आएगा 11 12 का ही मैथ्स में, थोड़ा बहुत 10th का भी आएगा, बट आपका मैथ्स बेस स्ट्रांग होना चाहिए। एंड बहुत बार क्या होता है, आप 10th आपने कर ली, ज्योग्राफी हिस्ट्री लोगों को पसंद नहीं आती ज़्यादा, सोशल स्टडीज़ क्या पढ़ना, उसमें ध्यान नहीं देते। जी ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स, तो जो आप 10th तक की, आप 9 10 की एनसीईआरटी वाली जो आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स है, जिसे हम पॉलिटी भी बोलते हैं, वो उसमें आप टच में रहें, स्ट्रांग रहें। तो आप 11 12 में एक बार आगे स्ट्रीम में, फिर आप नेचुरली आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप भूलते ही जाएंगे। तो उसको आप टच में रहिए। न्यूज़पेपर देखिए हर घर में आता है ना। अगर आप सोच रहे हैं एंड आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो उसको आपको लाइटली लेना है। न्यूज़पेपर पढ़ें। अब हम, हमारे टाइम में मुझे अभी याद है, हम लोग एक कंपटीशन सक्सेस हर मंथ लेते थे। जी। छोटी वाली आती थी, अब तो बड़ी आने लग गई है वो। वो हर मंथ होते थे, उसमें आते थे पीओ के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते थे, कोई एसएससी क्लर्क्स वगैरह के होते थे, वो भी सॉल्व करते थे हम। तो उससे जीके अच्छी होती थी, हम्म। उसके में आर्टिकल्स पढ़ते थे। तो वो एक मैं पक्का करता, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था, मेरा जी करंट अफेयर्स हिस्ट्री जोग्राफी काफ़ी स्ट्रांग होता था। सो वो उससे वो बेस बना। तो वही मैं आजकल भी, जो मेरे अकेडमी में बच्चे हैं, हर महीने हमने सब्सक्राइब कर भी, हमारी भी किताबें आती हैं, बट सब बच्चे पढ़ते नहीं। आपके पास ऑफलाइन टीचर है, आपके पास एक टीचर आपको अच्छे से समझा रहा है, आपको बैठ के बता रहा है, बोर्ड में बता रहा है, आपकी आपकी कॉपी में बता रहा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप मतलब यूट्यूब में मतलब कहने का नहीं मतलब कर सर सकते। कि मोबाइल या टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो जाए, आपकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा किताबें ही रहेगी। आपकी किताबें रहेंगी। अगर आप किताबों में आप अपने अपने अच्छे से कर लिया है, तो आपको और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। आप अपनी किताब अच्छे करिए। मॉक टेस्ट, पुराने क्वेश्चन पेपर्स वो हम कराते ही हैं आपको, या अगर हम नहीं करा रहे हैं आप खुद करें, उनको कराएं, आप करें, सफिशेंट है। कोई मतलब रोक ही नहीं सकता आपको निकलने से, बट फोकस होना पड़ेगा। जी जी सर, वही किताबों की बात हुई और हिस्ट्री की बात हुई, तो हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं सर। आपके ट्रेनिंग के दिन पैरा की ट्रेनिंग सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ है।
लेकिन असल में वो कैसी है वो आप बताएं अपने शब्दों में। अ, सभी ने आपने पहले सुना होगा, काफी पॉडकास्ट वगैरह भी आई हैं सर ये इसके बारे सुना में। है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपने की है वो। देखिए, डिफिकल्ट तो है, बट जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था कि मेंटल, बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली आपको स्ट्रांग होना है। और सर फिजिकली, फिजिकली तो होना ही फिजिकल है। का बताइए सर, इसका पूरा मतलब क्या अब प्रोसेस होता है, हम कैसी अब कड़ी मैं ट्रेनिंग होती मैं है। आपको बताता हूँ, जब हम एनडीए में थे ना, तो हम क्रॉस कंट्री होती थी, एंड जी। बड़ी बड़ी क्रॉस कंट्री, मतलब एक बड़ी वो होती है, एक प्राइड का वो होता है कि क्रॉस कंट्री जीते, ग्लाइडर जीतते हैं एनडीए में। तो उसका बहुत मतलब क्रॉस बहुत कंट्री सर प्रैक्टिस। कोई रेस होती है क्रॉस क्या, कंट्री मतलब एक कोई आप इवेंट। मैराथन लगा लीजिए, छोटे से मतलब दौड़ है। मैराथन। जी जी जी। हाँ, तो वो पूरी एकेडमी भागती है, एंड जिस स्क्वाड्रन के सबसे ज्यादा लोग आगे आएंगे वो चैंपियन हो जाती है। अच्छा। तो वहां हमें बोला जाता था कि क्रॉस कंट्री इज मेंटल, मेंटल। हम बोलते हैं क्या मेंटल यार, भागना तो पड़ रहा है, टांगों से ही तो भागना है, मतलब क्या मेंटल। बट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, वरना आप क्या गिव अप कर दोगे, आप भाग रहे हो। अरे 17 साल 16 साल के बच्चे हैं, और आप भाग रहे हैं 12 14 किलोमीटर, तो मतलब आसान नहीं है, जब बड़ी स्पेशली बात है जब आप सर। नए नए हैं। हम्म। तो कह रहे थे मेंटल, मेंटल, हम बोलते थे क्या है, बट वो मैंने पूरा, जब मैं एकेडमी के दौरान, आईएमए के दौरान, जब मैंने प्रोविजन किया, तब मैंने बोला "हाँ यार, वो कितनी सही बात होती है कि इट वॉज पूरा मेंटल मेकअप ही है, मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना है तभी आप कर पाओगे। क्योंकि देखिए, फिजिकल तो आप इम्प्रूव कर जाते हैं, अगर आपको कहीं चोट नहीं लगेगी। मतलब ये प्रोविजन के बारे में बता जी। रहा हूँ, मैं बोलता हूँ एक नॉर्मल बंदा जो ट्रेनिंग करके आया है और ऑफिसर बना है, अ, अगर वो चोट नहीं खाता, तो उसका फिजिकल तो बढ़ेगा ही। आप सुबह भाग रहे हैं, शाम भाग रहे हैं, हर चीज़, नॉर्मल चीज़ें भी आप भाग भाग के ही कर रहे हैं, चल तो रहे ही नहीं है आप। तो आपका इम्प्रूवमेंट हो गई, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी थाई स्ट्रांग होंगी, काव्स बनेंगी, आप अच्छा हो जाएगा। ये सब तो आपका फिजिकल तो बन जाएगा, आप चिन अप्स, पुशअप सब खूब सारे मारने लग जाओगे। जी जी जी। बट मेंटली आपको स्ट्रांग होना है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हर टाइम प्रोविजन में कैसा आया कि आपको एक पड़ाव आगे करना पड़ेगा, कि वो करने के लिए आप तैयार हैं नहीं, मतलब वो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। अब आप चल रहे हैं, दिनों दिनों तक चल रहे हैं, तो आदमी को पता क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। अरे छोड़ो मारो, अरे बाकी फ्रेंड्स भी तो ऑफिसर ही बन गए हैं, वो भी इंडियन आर्मी में ही है, मैं क्यों इतना कष्ट कर रहा हूँ। वहाँ मेंटल स्ट्रांगनेस आपकी काम आती है कि नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो एंड देखिए, बॉडी तो क्या है, दर्द होगा, है ना, आपके जी। घुटने में दर्द होगा, आपके एंकल में दर्द होगा। बहुत लोग इंजेक्शन लगाते हैं तब भाग रहे हैं, नहीं सर, हमने फिट हुए जैसे हैं। सुना है ना कि पैरा में मतलब 40-40, जब पैरा में वॉलंटियर होता है तो 40-40 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, 2 घंटे की नींद दी जाती है, और फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, और हाथ पैर बांध के पानी में मतलब पूरा आदमी को निचोड़ देते हैं कुछ ऐसा। देखिए, अब आपने अगर स्पेशल फोर्सेस में आना है और स्पेशल फोर्स ऑप्ट करनी है, जी। तो आपको द बेस्ट तो होना ही तो है ना। कितना स्पेशल होना है अब इसके लिए। आपको, अब आप स्पेशल फोर्सेस पहन रहे हो, बलिदान पहनोगे, कल आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। और सो अब उसके लिए आपको जब बंदे को टेस्ट करना है, ऐसा बंदा चुनना है, तो आपको उसको लिमिट तक जाना पड़ेगा, कि जो एकदम कगार तक जाना पड़ेगा। केवल मारो ना उसको, उसके नीचे तक रखो, कहाँ तक जाता है। सो मतलब उसके लिए नींद, तो देखिए सबसे बड़ी नींद अगर आपकी कम हो जाए, आप खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के लिए थोड़े लिमिट रख सकते हैं, पानी भी आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। जी। बट नींद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हमारा हेल वीक होता है 7 दिन का, उसमें तो आपको सोने को ही नहीं मिलता। तो वहाँ बहुत हेल लोग वहीं वीक, पर, हेल वीक बोलते हैं उसको, मतलब उसमें, नरक के साथ मतलब दिन। नरक, नरक का हफ्ता बोल दिया, हम नर्क, नर्क वाला हफ्ता। तो उस हफ्ते में तो उसमें आपको ना सोने को मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो वहाँ बहुत लोग पहले दूसरे दिन ही तो सर हैंड जब अप हो जाते हैं। आपका वो हेल वीक चल रहा था ट्रेनिंग के दौरान, वो बताइए मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा और अरविंद, मैं तो एक चीज़ बड़े अच्छे से याद है मुझे, जब मेरे घर, मेरा बड़ा भाई भी फौज में ही है। था। जी। सो कोई चाहता नहीं था कि मैं फौज में जाऊं। क्या नाम है सर उनका। वो अभी ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर प्रणय डंगवाल। सो वो फौज में है, तो मुझे चाहता ही नहीं था कोई कि मैं जाए, पर तो हमने नहीं, जाएंगे तो एनडीए चलेगा। जी। जब कमीशन भी हो रहे, तो
घर में एकदम नहीं चाहते थे, मम्मी स्पेशली कि ये पैराज में जाए, फिर थोड़ा बहुत आइडिया तो हमारी फैमिली में सबको है जी ही जी फौज जी। के बारे में। बोला पैराज में किसी और में, तो हम पैराज में चले। तो जब मैं प्रोविजन चलने करने जा रहा था तो मेरी माता जी ने एक ही बोला था कि देखो अभी तुमने हमारे इच्छा के विरुद्ध जाके तुमने पैराज तो ऑप्ट कर ली, जी अब तुम प्रोविजन के लिए जा रहे हो, जी। ये 3-6 महीने तुम प्रोविजन करोगे, कह रहा अब तुम फिट होके आना, फेल मत होना प्रोविजन, हमारी बेइज्जती मत कराना। तो अगर आप देखिए माँ आपकी ये बोल रही है आपको कि आप फिट होके फिट हो आइए गया। और आप बेइज्जती मत कराइए, तो बहुत ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता, जब भी मैं थक जाता था या लगता था यार कहाँ फंस गया। और ये सभी के मतलब, कोई अगर बोले कि मैं प्रोविजन में बोला कि नहीं 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 बहुत ही मजे आ रहे हैं, तो मजे कोई नहीं आते, आपको इतना रगड़ा लग रहा है, तो आप बोलते हैं कि यार मैं क्या। सो तब मेरे में यही होता था कि यार भैया फिट होना है, मम्मी ने बोला है भाई कि बेइज्जती नहीं करनी है, तो मतलब ये एक चीज थी जो हमेशा पुश करती रहती थी कि करते रहना है। और विद गॉड्स ग्रेस देखिए कोई ऐसी चोट लगी नहीं, जी हम फिट ही रहे। फिजिकल, मैं जैसे आपको पहले ही बताया था, मैं कोई बहुत ऐसा एक्सीलेंट तो नहीं था, हम ठीक थे, बट यस लोड्स वगैरह साथ, बिकॉज हमारा कटकाटी ऐसी थी कि लोड वगैरह साथ चलाते रहो दिन भर। मैंने कैंप्स वगैरह में भी इंडिया में काफ़ी अच्छा करते थे, तो वो था। और बस लगे रहे लगे रहे लगे रहे। सर, आपने और बताया था कि एक बार एक मतलब ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा भी हुआ था। हाँ, एक एक हमारे क्या? प्रोविजन के टाइम में एक लॉन्ग नेविगेशन था, विच वाज लाइक, वो नेविगेशन एक्सरसाइज ऐसी चल रही थी नेवर एंडिंग। जी मतलब अब तो मैं भूल भी गया हूँ बिकॉज 25 साल हो गए हैं, बट हम जाते थे, एक जगह से हमने शुरू किया, खाना वाना सब हमारे पास ही था, सब मतलब हमें खुद ही बनाना था, हमें पता नहीं हमारा खत्म कहाँ हो रही हो एक्सरसाइज, हमें यहाँ से बोल दिया कि चलो यहाँ से आप जाइए प्लेस बी। हम नेविगेशन करके प्लेस बी पहुँचते थे, वहाँ पर फिर हमें प्लेस सी के लिए मिल जाता था मैप का जी। ग्रिड रेफरेंस, या उधर ऐसे ऐसे चल रहा है। एक रात हो गई, 2 रात हो गई, आई थिंक 3 या 4 रात हो गई थी, और हम लोग की हालत ऐसे हो रखी थी कि यार ये कब खत्म हुई कब खत्म लगातार चलते हैं। हुई। हाँ चल रहे थे, मतलब एक प्लेस से पी जा रहा है, बीच में थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे, अ, खाना पकाते थे कहीं कहीं। अब वो भी जा रहे हैं, आपको खाना खुद पकाना कहीं से दे नहीं सकते, बट वो तो अब आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है, कभी कहीं कुछ पकड़े ना जाना है, पकड़े मत जाओ इन चीज़ों में, रोड में नहीं चल सकते, आपको क्रॉस कंट्री जाना है, चल रहे हैं चल रहे हैं। चौथे दिन की बात है या 5वें दिन की बात है, 4th डे की दिन की बात है, हम एक और पहाड़ी चढ़ रहे हैं, थके हैं, बुरी हालत हो रखी है, और क्योंकि एक तो डाइट भी वैसी नहीं मिल रही है। अब आपके पास क्या दाल चावल ही तो आप हो, उसी को आप पका रहे खा रहे हो, कुछ मैगी वूगी भी लिया रखते हो, उसका तो जान तो खत्म ही हो रही है, डिप्लीट हो रही है, आप अपनी विल पावर में चल रहे हो कि बस करना है। और वहाँ एक बंदे को स्ट्रोक आ गया, एक दूसरा, चार चार पांच पांच बंदों के टीमें थी, बिल्कुल। एक बंदे को स्ट्रोक आया। और फिर वहाँ पर ये गुज्जर होते हैं, तो उन्होंने अपने बेड वुड निकाला, उसमें रख के ले गए, पर अब इतने वहाँ पे ऊपर जाके नीचे उतर के जहाँ रोड हेड में पहुँचते पहुँचते वो तो बंदा तो खत्म ही हो गया। बट अब आप देखिए मतलब एक, मैं बोलूँगा इंसानियत, मतलब हमें दुख तो हुआ हो गया, बट वो गया और एक्सरसाइज सीज हुई, और हम लोग तो मैं बोल रहा हूँ 10-15 मिनट में ही हम भूल गए कि बेचारे की डेथ भी हो गई, हम लोग बड़े आनंद से एक्सरसाइज खत्म हो गई, क्योंकि मतलब नेचुरली यानी डेथ हो कि गई तो मतलब फिर वो हो गई थी। पर वो हमारा चौथा पांचवा दिन था, और उसके बाद भी हमें पता नहीं था कि कब खत्म हो रही, हम सोचते थे बस इस पॉइंट में जाएंगे तो खत्म होगी, इस पॉइंट में जाएंगे खत्म होगी, खत्म ही नहीं हो रही। तो वो एक, और हम इसलिए भी हमारा बहुत अमेजिंग वो था ये कि हमने स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज, तो जब हम पहले पॉइंट पे पहुंचे थे, तो ये करीब 8 टीमें थी, तो हम जो 7वीं टीम पहुंची थी उससे 5 घंटे बाद पहुंचे हैं। आप सोच सकते हैं कि 7 टीमें पहुंच गई, आखिरी टीम उस पॉइंट में पहुंच गई, और हम उस आखिरी टीम से 5 घंटे बाद पहुंचे। क्योंकि मेरे साथ जो थे एक दो लड़के जो थे, वो थोड़े से, उनका थोड़ा सा मेंटल वो लो था, वो मतलब गिव अप, उनको मैंने बोल बोल के कि भैया मुझे प्रोविजन फिट होना है, मेरे लिए कर लो, मेरे लिए तुम चलते रहो प्लीज, कुछ मत करो, मैं ही तुम्हारा वजन उठा दूंगा, बट चलो चलो चलो, उनको मोटिवेट करते करते। और हमारी पार्टी में हम 4 ही थे, बाकियों में तो 5-5 लोग थे, हम 4। लेकिन जब ये एक्सरसाइज सीज हुई, हम दूसरे नंबर में चले,
तो मतलब वहां से हमने करते कवर चलते रहे तो सभी थक रहे थे बाद में, लगे रहे किसी एंकल मुड़ गया कुछ प्रॉब्लम होती है, हम चलते रहे हल्के 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 हल्के, हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए थे हम जब एक्सरसाइज सीज हुई। तो एक तो सर आखिरी बात, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइफ के लिए? मेरा मैसेज तो सबके लिए यही रहेगा कि डिसिप्लिन लाइए लाइफ में, वो बहुत जरूरी है हर चीज़ के लिए। मतलब डिसिप्लिन केवल ये नहीं कि आपने अच्छे से ड्रेस पहनी हुई है, प्रेस्ड ड्रेस पहनी हुई है, आपने पॉलिश शूज पहने हैं, तो डिसिप्लिन दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बट चीज़ें टाइम में करना, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे, एग्जांपल लेते हैं कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है, तो फिर आपको सुबह उठना है, आपको सुबह दौड़ना है, आपको, अगर अभी आपका दौड़ने वाला वो पार्ट नहीं है तो पढ़ना है तो पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे 24 घंटे आप पढ़िए, अ, जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, क्वालिटी पढ़ें। ये नहीं कि किताब भी खोली हुई है सर मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा था, भाई फायदा क्या हुआ 10 घंटे पढ़ने का, है ना? सो क्वालिटी पढ़िए, डिसिप्लिन रहिए, बी सिंसियर इन वट एवर यू डूइंग, एंड आई एम, अगर आप सिंसियर हैं और आप हार्ड वर्किंग है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट आपको मिलेगा। ऐसा मैंने नहीं देखा है कोई कि लगा हुआ है और उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। सो लगना पड़ेगा आपको। जैसे हम अपने ऑप्स वगैरह में बोलते हैं कि जब 100 बार जाएंगे तब एक बार जाके आपको सक्सेस मिलेगी। जी। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन जा रहे हैं और आप टेररिस्ट या कुछ भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स को ख़त्म करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है। वो देखने में लगता है कि हाँ ग्लैमर किया, हाँ ये हो गया, ये आपने यहाँ से फायर कर दिया, वहाँ कर दिया, पर बहुत मेहनत लगती है। आपको रिपीटेड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप डिलीवर कर पाते हैं कहीं पर। सो सेम, जब आप तैयारी भी कर रहे हैं अपनी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट गाइड चुनिए अपने को। बहुत लोग हैं आपको बोल देंगे ऐसे करो वैसे करो, एक सही अपना गाइड चुने जो आपको अच्छे से एडवाइस कर सके, गाइडेंस दे सके। एंड मटेरियल तो आजकल अवेलेबल है, पर प्रॉब्लम आज की जनरेशन में है कि पढ़ना नहीं चाहती। उसको जी। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हवा में कुछ नहीं।